चलिए, अब हमने पहले बस और ट्रक करा था, फिर हमने कार के बारे में बात करी। अब हम एयरप्लेन की बात करेंगे। यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए किंग एयरलाइन है जो सोच रही है कि क्यों ना हम फ्लाइट चलाएं दो सिटी के बीच में, जबकि ये बहुत अच्छा सौदा नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस एट प्रेजेंट नहीं है इंडिया में। इवन दो कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल करना शुरू कर दिया है लोगों ने बाई एयर जाना, लेकिन कंपनी के लिए एविएशन सेक्टर कंपनी जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपको पता ही है किंगफिशर एयरलाइन की क्या हालत हुई थी, जेट एयरवेज की क्या हालत हुई, बंद हो गई। और अब पता नहीं फ्यूचर में चालू होगी या नहीं होगी। और एयर इंडिया भी लगभग लॉस में चलती है हमेशा ही। तो कुछ ही कंपनी हैं जो चल पा रही हैं, अदरवाइज सबको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। रीज़न बीइंग इनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे डीजल है, फ्यूल का खर्चा बहुत है, लीज रेंट बहुत है, एयरपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा है, और रेंट जो टिकट का फेयर है वो बहुत कम है। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये किंग है तो इन्होंने शुरू करने की सोची है। ये सोच रहे हैं 3 फ्लाइट चलाएंगे हफ्ते में, पी और क्यू सिटी के बीच में। और एयरलाइन सिंगल एयरक्राफ्ट है, इनके पास एक ही एयरक्राफ्ट है 150 सीट का। नॉर्मली 60% सीट ऑक्यूपाइड होती है थ्रू आउट द ईयर ऑफ 52 वीक्स। तो ये 52 वीक में 60% ऑन एन एवरेज सीट फुल रहती है। एक तरफ जाने का खर्चा 7,000 रुपये का है, और जो ऑपरेशन है साइड का वो हमें एक्सपेंस बता रखे हैं। फ्यूल लगता है एक बार में, और फूड नॉन चार्जेबल बेसिस पे, मतलब फ्री में देते हैं हम। कमीशन, हम जो कमीशन देते हैं वो है, कुछ फिक्स कॉस्ट है। हमें बताना है नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट, एक फ्लाइट की इनकम क्या है। तो देख लेते हैं क्या है इनकम एक फ्लाइट की। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रिवेन्यू कितना हो रहा है। तो रिवेन्यू ये बोल रखा है हमें कि 3 फ्लाइट हैं एक हफ्ते में। तो 3 फ्लाइट 1 वीक में, और एक ओनली वन वे फेयर इज 7,000 रुपीज। तो 7,000 एक तरफ का रास्ता, सीट है 150, और वो भरी रहती है 60%। तो हम एक एयरक्राफ्ट का देख रहे हैं कितना पैसा आता है हमारे पास। तो 6,30,000 रुपये हमारे पास एक एयरक्राफ्ट, एक फ्लाइट का पैसा आता है हमारे पास, रिवेन्यू जनरेट होता है। कॉस्ट कितनी है वो देख लेते हैं। फ्यूल 85,500। फूड, तो जितने भी हमारे पास सीट हैं 150 60%, तो इसका मतलब 90 पैसेंजर हैं, और फूड है 100 रुपये का खर्चा है, तो 9,000 रुपीज़ का फूड का एक्सपेंस हो गया। कमीशन, कमीशन का एक्सपेंस हो गया हमारा 5%। तो 6,30,000 का 5%, 31,500। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,26,000। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा है 5,04,000 लेस फिक्स कॉस्ट 3,54,000
तो 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट या इनकम पर फ्लाइट हो गई। एक फ्लाइट का 1,50,000 रुपया हमें बच रहा है, सेविंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है कि एयरलाइन सोच रही है कि ऑक्यूपेंसी अगर 70% हो जाएगी, अगर ये फेयर को 5% रिड्यूस कर दें तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो देख लेते हैं अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अगर 70% ऑक्यूपेंसी आएगी इसका मतलब 105 पैसेंजर होंगे। तो 105 पैसेंजर से अभी हम 7,000 रुपये चार्जेस लेते हैं, लेकिन 7,000 में 5% डिस्काउंट देने से 7,000 की जगह 6,650 के हिसाब से पैसा लेंगे। तो 6,650 इंटू 105 पैसेंजर, तो 6,98,250 का रिवेन्यू हमारे पास आएगा। 6,98,250 ये हमने नोट में कर दिया यहाँ पर। फ्यूल तो उतना ही लगेगा 85,500। फूड पे खर्चा बढ़ जाएगा, 10,500 हो जाएगा क्योंकि 105 पैसेंजर को 100 रुपये के हिसाब से देना है। कमीशन का खर्चा भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये 5% है, तो 6,98,250 का 5%, तो ये हमारा कमीशन का खर्चा हो जाएगा 34,913। तो 698,250 माइनस 85,500 माइनस 10,500 माइनस 34,913, तो 5,67,337 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 2,13,337 रुपीज। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल जो प्रॉफिट होगा वो पहले के मुकाबले कितना बढ़ जाएगा, 63,337। तो 63,337 रुपीज से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो हमें ये काम कर लेना चाहिए, कोई हमें टेंशन नहीं है, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी हमारे पास क्या काम करना है हमें, इसमें भी हमें एरोप्लेन उड़ाना है। तो टूरिज्म के लिए ABCL एयरलाइन है, उन्हें परमिट मिला है, 3 फ्लाइट है, 2 सिटी है X और Y। एयरलाइन सिंगल एयरक्राफ्ट है, 160 है, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी 60%, 52 फेयर है। फ्यूल ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी फिगर अलग है। 100% बिल्कुल क्वेश्चन सेम पहले की तरह है। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन क्योंकि आपके पास है ही, उनसे आप एक बार मेल चेक कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक एक वैल्यू भी वही है, एक एक लाइन वही है, बस वैल्यू थोड़ी सी स्लाइडली डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन आप करिए प्रैक्टिस वीडियो को पॉज करके। पावर हाउस कॉस्टिंग बच्चों, पावर हाउस कॉस्टिंग तभी मैं कराऊंगा जब आप पहले क्वेश्चन नंबर 28 करोगे, पहले उसे करो और फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 करने के बाद पावर हाउस के लिए आओ। पॉज करो और उसे पहले करो, ठीक है। पावर हाउस कॉस्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं हम, वो स्टीम के थ्रू कर सकते हैं, फ्यूल के थ्रू कर सकते हैं। अगर स्टीम के थ्रू कर रहे हैं तो हमें बॉयलर हाउस कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ओनली। इफ स्टीम हैज बीन यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ओनली, देयर इज नो नीड for preparing a boiler house costing because power house cost sheet will include cost of steam generated. A study of format will illustrate the point.
द कॉस्ट डिपार्टमेंट विल पर्टिकुलरली नोटिस फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। स्टीम से रिलेटेड हमें ज़्यादा, हम टेक्निकल पर नहीं जा रहे हैं। पावर हाउस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टीम यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम कितनी बनी वो लिख देंगे, पीरियड क्या है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, स्टीम की कॉस्ट, कैसे स्टीम बनेगी, कोयला, वाटर, कोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। अब जो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी, इस टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे यूज फॉर हीटिंग पर्पज। जो स्टीम हमने यूज कर ली है हीटिंग पर्पज के लिए, उसे लेस कर देंगे। तो स्टीम यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये यूज करिए हमने। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट में स्टीम की कॉस्ट और अदर कॉस्ट आ जाएगी, और ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर स्टीम है, नहीं तो नॉर्मल हम इनकम और एक्सपेंस लिख देंगे, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, फिक्स्ड और वेरिएबल। द कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉयलर हाउस इज कलेक्टेड ऑन द above mentioned pattern. There are only two outlet of boiler, that is main and service pipes. Technical assessment is made to determine the rate of consumption of steams in pound per hour for each appliance connected with the mains and service pipes. Then consumption of steam by each subunit in the organization is find out by estimate or record. आपको ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिंपल करना है, बहुत हाई फाई नहीं आएगा, आपके लेवल पर सिंपल ही आएगा। अभी हम देखते हैं, आप खुद कहेंगे ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है कि हमारा 15-16 से रिलेटेड है डाटा, और हमें कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर्स बाय नेशनल थर्मल पावर स्टेशन हमें निकालना है। टोटल जो यूनिट बनी है वो 50,000 किलोवाट आवर्स है, और इसमें जो खर्चे हैं वो हमें बता रखे हैं, कोयला जो लगा है वो बता रखा है हमें, डेप्रिसिएशन जो है वो बता रखा है। ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी कुछ एक्सपेंस है। तो इसके लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। तो हम जो पावर हाउस कॉस्ट शीट बना लेते हैं। पावर हाउस कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर एक्सपेंसेस तो हमारे फिक्स्ड ही होंगे। सबसे पहला खर्चा जो है वो है ऑपरेटिंग लेबर। तो लेबर जो है वो तो खैर वेरिएबल ही एक्सपेंसेस होगा जो ऑपरेट करेगी, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है लेबर से रिलेटेड वो तो वेरिएबल में ही आएगा, क्योंकि लेबर हमारी ऑपरेटिंग है। लेबर का खर्चा 1,00,000 रुपए, और रिपेयर मेंटेनेंस ये भी हमारी जनरली वेरिएबल ही होती है। एक लाख। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स 80,000। प्लांट सुपरविजन के 60,000 रुपए। अब ये प्लांट सुपरविजन तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सुपरविजन चार्जेस, इसमें आप कम बनाइए ज़्यादा बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी फिक्स्ड में आएंगे। कोल की जो कंजम्पशन है वेरिएबल में आ जाएगी। पर किलोवाट आवर्स 2.5 kg 0.8 पर kg, तो 2.5 इंटू 0.8 ₹2 के हिसाब से 50,000 के लिए हमारा 1,00,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा।
और डेप्रीशिएशन 4 लाख का 5%, 20,000 रुपये। टोटल करते हैं तो 1,20,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया फिक्स्ड, और जो वेरिएबल है वो गया 3,80,000 रुपये, और टोटल हो गया 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का टोटल हमारा खर्चा आ गया। क्वेश्चन में पूछा है एक कॉस्ट शीट बताइए और कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स, हमारी जो कॉस्ट है हो जाएगी 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 किलोवाट आवर्स है, तो ये हो जाएगा 10 रुपये पर किलोवाट आवर। एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आर लिमिटेड है जो जनरेट करती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के लिए, उसके लिए खर्चे बता रखे हैं, और लास्ट में बता रखे नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड 2 लाख, 1/10 यूनिट जनरेटेड वर यूज्ड बाय जनरेटेड डिपार्टमेंट इटसेल्फ, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। तो कॉस्ट निकालनी है हमें। तो पावर हाउस कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। पावर हाउस कॉस्ट शीट में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, चाहें तो वेरिएबल फिक्स ना करके सीधे भी लिख सकते हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले कोयला, ये जो आउटपुट है ये 2 लाख यूनिट है। अब ये नहीं बता रखा कितने टाइम की है, तो सब चीजें मंथली है तो ये एज्यूम कर लेते हैं 1 मंथ की ही है। तो 1,000 क्विंटल 12 रुपए के हिसाब से हमारा 12,000 रुपए का कोयला लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑयल 15 क्विंटल है, 1,000 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए। वाटर है 2 लाख लीटर, और खर्चा है 1 रुपया पर 1000 लीटर। तो 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, तो 200 रुपये का हमारा पानी का खर्चा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टीम बॉयलर 50,000 which has the residual value of this and life is this. Depreciation 50,000 minus residual value is 2,000, life is 10 years, और ये 1 साल का होगा, हमें 1 महीने का चाहिए होगा। 48,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12, 400 रुपये का हमारा डेप्रीशिएशन है। फिर सैलरीज बॉयलर हाउस की, बॉयलर हाउस के हम चाहें तो खर्चे अलग लिख सकते हैं। बॉयलर हाउस एक्सपेंस, सैलरी 20 men इंटू 150, 40 वुमेन इंटू 60, 20 इंटू 150 3,000, 40 इंटू 60 2400, तो 5400 रुपीज हमारा सैलरी का खर्चा आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,050 रुपये। सेल ऑफ ऐश, ये जो सेल है हमारी ऐश की,
ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी इसकी मदद से। तो हम लोग इसको लेस कर देते हैं। कोयले की ऐश होगी तो चाहे तो यहीं सेल ऑफ ऐश माइनस कर देंगे 300 रुपये। इसके बाद जनरेटिंग प्लांट कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑन जनरेटिंग प्लांट 3 लाख का 5% इंटू 1/12 करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 साल का होगा। 3 लाख का 5% डिवाइड बाई 12 तो 1250 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस 1000। जनरेटिंग प्लांट अगर हम चाहें तो जनरेटिंग प्लांट के अलग एक्सपेंस लिख सकते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। जनरेटिंग प्लांट एक्सपेंस तो ये डेप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस भी उसमें आ जाएगा। 10 स्किल्ड वर्कर 300 के हिसाब से 3000। 15 अनस्किल्ड वर्कर 100 रुपये के हिसाब से। और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अगर हम टोटल करें सारे एक्सपेंसेस का तो 12,000, 15,000, 200, 400 माइनस 300 प्लस 5400 प्लस 1050 प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 4500 तो हमारा 40,500 रुपये का खर्चा आया। अब ये जो 40,500 रुपये का खर्चा आया, इसमें अभी वो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है जो हम लोगों ने खुद की इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां लिखा है 1/10 जो यूनिट हमने बनाई है उसकी यूज करी है कॉस्ट हमारी। तो इसका मतलब ये अभी कॉस्ट 2 लाख यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है, इसकी 2 लाख का 110 मीन्स 2000 यूनिट्स उसका खर्चा नहीं है। तो ये 2 लाख माइनस 2000 मतलब 18,000 यूनिट्स का एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ 18,000 यूनिट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स जो हमारी जनरेटेड प्लांट ने यूज करी है। तो 2000 आउट ऑफ 18,000 तो 40,500 इंटू 2000 अपॉन 18,000 तो ये हो जाएगा हमारा 4500। तो टोटल 45,000 रुपीज का हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ग्रॉस आउटपुट 2,20,000 यूनिट्स है और ये 1,80,000 यूनिट्स है। ये 20,000, ये 1,80,000 और ये 20,000। कॉस्ट ऑफ 1,80,000 यूनिट। सॉरी मैंने 2 लाख यूनिट को 20,000 के हिसाब से बता रहा था, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है, हमें पता चल गया। ग्रोस आउटपुट है 2 लाख यूनिट का और इसमें से कंज्यूम्ड हो गई 1/10 20,000। तो इसका मतलब नेट प्रोडक्शन है 1,80,000। तो कॉस्ट पर यूनिट is 45,000 divided by 1,80,000 0.25। तो 25 पैसे एक यूनिट को बनाने का हमारा खर्चा हो गया। तो सिंपल है ये, इसमें कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था।
अब हम आते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पर, जिसमें है होटल कॉस्टिंग, जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं और होटल के पैसे देते हैं, मतलब जनरली हम पर डे बेसिस पर पेमेंट करते हैं। तो उसका क्या सीन है वो हम देख रहे हैं। तो जनरली होटल हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटी देता है। और ये सारे पैसे जो है ये हमारी हेल्पफुल रहती है, हम कॉस्टिंग हम कर सकते हैं इसमें। ये स्टडी हम जो यहाँ देख रहे हैं वो बेडरूम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल बेडरूम होता है, डबल बेडरूम होता है ना, और कुछ कॉमन खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड, वो हमें सब दिए होते हैं। कस्टमर जो है वो पूरे साल आते जाते रहते हैं हमारे पास होटल में, और जो विजिटर कुछ स्पेशल सीजन में ज्यादा लोग आते हैं, है ना। और कभी कभी कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मेला लगा है तो भी लोग ज्यादा आ जाते हैं, है ना। तो हमारा इन सब की वजह से रेट भी कम ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो हम रेट अपने हाइक कर देते हैं, है ना। तो रूम वगैरह खाली भी रहते हैं ऑफ सीजन होता है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है खर्चे कितने पूरे साल के, कितने रूम हैं, कितने रूम दिए हैं हमने, और उसमें हमने आफ्टर डिवाइडिंग टोटल एक्सपेंसेस इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट शीट को हम बनाते हैं। कॉस्ट एक रूम का कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव रूम। इफ द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट इज एडिड, तो हमें एक पता चल जाएगा कि एक कस्टमर से कितना पैसा हमें चार्ज करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जो हॉलीडे होम चलाती है, और इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये पर मंथ की एक बिल्डिंग किराए पर ली है, और साथ ही साथ 5% टोटल टेकिंग का देना पड़ेगा। इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सूट्स कस्टमर से के लिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कितने कितने रूम है ये बता रखा है, कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है। रेंट डबल रूम का 2.5 टाइम्स है सिंगल से, और ट्रिपल रूम का डबल है, ट्वाइस है ऑफ द डबल रूम, मतलब डबल है डबल रूम का। अदर एक्सपेंसेस, हमें कुछ एक्सपेंसेस बता रखे हैं, और प्रॉफिट लेना 20% और टोटल टेकिंग 360 डेज एक साल में है। हमें बताना है कि रेंट जो है वो कितना होना चाहिए, हर एक सूट का अलग अलग रेंट। देखिए सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हमारे कितने रूम डे हैं, कितने रूम हमारे लेट आउट है, मतलब हमारे ऑक्यूपाइड है। तो रूम के लिए हम देखें तो 10 रूम है 100%, तो ये हो गया हमारा 10 रूम्स। ये सिंगल है, मान लिया सिंगल रूम से x रुपीज चार्ज करते हैं तो 10x हो गया। डबल रूम की बात करते हैं, डबल रूम 5 है, और ऑक्यूपेंसी रेट है 80%, तो 4 ही रह गए। और इससे जो पैसा चार्ज होगा डबल रूम का वो 2.5 है, 2.5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, तो ये भी 10x हो जाएगा। ट्रिपल रूम 3 है, 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं, 1.8। और इनका जो चार्जेस हैं वह ट्रिपल रूम एज ए ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, तो 5x 9x, टोटल 29x। आगे बता रखा है ये जो एक्सपेंसेस पूरे साल के हैं, और 360 दिन एज्यूम करना है हमने, तो 29 इंटू 360 10,440 हमारे पास इतना रिवेन्यू आएगा। तो इतना रिवेन्यू हम जनरेट कर लेंगे। और जो रूम है, रूम कोई एक्सपेंसेस रूम डे के हिसाब से नहीं है, अगर होता तो हमने निकाल देता। अब हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट।
इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ टेंशन की बात नहीं, हम सिंपल नॉर्मल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्टाफ सैलरी 14,25,000, रूम अटेंडेंट सैलरी 4,50,000, लाइटिंग, आप भी साथ में करो क्वेश्चन को, चुपचाप सुनते ही रहोगे बस, 2,15,000, रिपेयर 1,23,500, लॉन्ड्री 80,500, इंटीरियर 74,000, सनराइज 1,53,000। तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस हुआ, इसमें अभी रेंट लेना है 10,000 पर मंथ, 1,20,000 का रेंट हो गया। कमीशन लेना है हमने 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, टोटल टेकिंग्स है 10,440 एक्स, तो 10,440 का 5% 522 एक्स, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 14,25,000, 4,50,000, 2,15,000, 123,500, 80,500, 74,000, 153, 1,20,000। तो ये जो टोटल कॉस्ट हो गई, ये हो गई 26,41,000 प्लस 522x प्लस प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट है 20% ऑफ 10,440x, तो 10,440 इंटू 20% 2,088x, तो ये आ जाएगा 26,41,000 प्लस 2610x, और ये किसके इक्वल है? 26,41,000 प्लस 2610x, ये रिवेन्यू 10,440x के इक्वल है। तो 7,830x इक्वल टू 26,41,000 x इक्वल टू 337 अप्रोक्सीमेटली 337 रुपये का हमारा एक सिंगल रूम है। सिंगल रूम, डबल रूम इसका 2.5 गुना है, 2.5 इंटू 337, ये है 843 का। ट्रिपल रूम है डबल 843 का, ये हो जाएगा 1685। तो सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी हमें होटल के बारे में काम करना है। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक होटल के बारे में, आपको बताना है कि रेंट कितना होना चाहिए कि हमें 25% प्रॉफिट हो कॉस्ट पर, इंटरेस्ट को छोड़कर। इंटरेस्ट को छोड़कर हमें 25% प्रॉफिट हो अदर देन इंटरेस्ट, है ना, कॉस्ट पर। स्टाफ की सैलरी, रूम अटेंडेंट सैलरी, लाइटिंग, रिपेयर, दुनिया भर के खर्चे बता रखे हैं। There are 10 rooms in hotel. 80% rooms are normally occupied in summer and 30% are busy in the winter. You are
एज्यूम दैट द पीरियड ऑफ समर इज 6 मंथ, नॉर्मल डेज 30 दिन। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बता रखा है 10 रूम है होटल में, तो उसका चार्जेस कैसे लिया जाए, लगाया जाए। तो 10 समर की बात करें, 10 रूम्स 80% नॉर्मली समर में ऑक्यूपाइड होते हैं और 6 महीने 30 दिन। तो 8 रूम रोजाना 30 दिन, 1 महीना इंटू 6, तो 1440 हमारे पास समर में रूम डेज रहते हैं। विंटर में 10 रूम्स हैं और ये ऑक्यूपाइड रहते हैं 30%, 6 महीने 30 डेज। तो 540 रूम डेज हो गए और टोटल हो गया 1980 रूम डेज। तो ये तो हमने निकाल लिया कि 1980 रूम डे हो गए पूरे साल में। अब हम खर्चों को लिखते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बेस पीरियड 1 ईयर है और हमारे 1980 रूम डे हैं। स्टाफ की सैलरी 8 लाख, रूम अटेंडेंट सैलरी 200 रुपये पर डे। Salary is paid on daily basis and service of room attendant are needed only when the room is occupied. There is one room attendant for one attendant है और एक रूम के लिए एक अटेंडेंट है। तो पूरे साल में हमारे पास रूम है 1980 और रोज का 200 रुपये का रूम अटेंडेंट का खर्चा है। तो 3,96,000 रुपीज तो रूम अटेंडेंट का खर्चा हो गया। लाइटिंग हीटिंग, नॉर्मल लाइटिंग हीटिंग अगर कमरा पूरे महीने के लिए ऑक्यूपाइड हो तो 5,000 है और पावर इज यूज्ड ओनली इन विंटर एंड नॉर्मल चार्जेस पर मंथ है ये पावर। और अगर हमारा पावर इज यूज्ड ओनली इन विंटर एंड नॉर्मल चार्जेस पर मंथ इफ ऑक्यूपाइड फॉर रूम इज 2,000। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है ये लाइटिंग हीटिंग एंड पावर। तो इसके लिए हमें बता रखा है नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंसेस फॉर ए रूम पूरे महीने के लिए रहता है तो 5,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये एक महीने का खर्चा एक रूम का, तो एक दिन का खर्चा इतना और हमारे हैं 1980 रूम। 5,000 इंटू 1980 डिवाइड बाय 30 तो 3,30,000 रुपये तो ये खर्चा हो गया 3,30,000। अब और बता रखा है पावर का खर्चा है विंटर में 2,000, पावर का है 2,000 विंटर में है 540 रूम डे। तो 2,000 इंटू 540 डिवाइड बाय 30 36,000 टोटल 3,66,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है रिपेयर
1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपए की रिपेयरिंग का खर्चा हो जाएगा। और लिनन 48,000, सनराइज 60,000, इंटीरियर डेकोरेशन 1,06,000, डेप्रीशिएशन 40 लाख इंटू 5%, ये बिल्डिंग का हो जाएगा। तो 40 लाख इंटू 5%, तो 2 लाख रुपए हमारा डेप्रीशिएशन हो जाएगा। अदर इक्विपमेंट तो ये 10 लाख का 10%, 1 लाख हो जाएगा। इंटरेस्ट हमें अभी चार्ज करना है, और उसके इंटरेस्ट के अलावा हमें 25% प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट पर। तो पहले मैं कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगी 8 लाख, 3,96,366, 1,48,000, 60,000, 1,06,000 और 2 लाख और 1 लाख। तो ये 21,76,000 होगी, प्लस इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो है 5%, 50 लाख का। 50 लाख का 5%, तो 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। तो टोटल कॉस्ट हो गई 24,26,000 टोटल कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, 21,76,000, इसका 25% 5,44,000। तो टोटल रूम रेंट फॉर ईयर, एक साल का रूम रेंट जो आएगा हमारा 29,70,000 आएगा, और पर डे का खर्चा आ जाएगा एक दिन का 29,70,000 डिवाइड बाय 1980, 1,500 रुपये। तो एक दिन का एक रूम का खर्चा 1,500 रुपये आएगा। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक ढाबा है जहाँ पर थाली दी जाती है, फिक्स थाली है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है एक थाली का। ये दुनिया जहान के एक्सपेंस है, ठीक है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे। तो और टोटल नंबर ऑफ थाली सर्व्ड इंक्लूडिंग 60 थाली सर्व्ड टू ड्राइवर एंड कंडक्टर, प्रॉफिट मार्जिन है हमारा। इट इज पॉलिसी टू सर्व ड्राइवर एंड कंडक्टर फ्री ऑफ चार्ज। हम ड्राइवर और कंडक्टर से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखनी है हमें। यहाँ तक की जो कॉस्ट आएगी 9,000, 4,500, 3,600, 900 ऑयल और वेजेस ऑफ कुक, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं 2175 तक, ये हमारे 30,000 रुपीज के हैं। अब इस 30,000 रुपीज में हमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट है ये है
33.33% ऑन सेल्स। तो सेल का 1/3, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, कॉस्ट का 1/2 हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, 15,000 रुपये, 45,000 रुपये हमें टोटल लेने हैं। और 1560 थाली जो दी है, हम उसमें से 60 थाली के पैसे लेने नहीं, तो ये कितनी थाली से लेने हैं? 1500 थाली से हमने पैसे लेने हैं। तो एक थाली हमारी 30 रुपए की बैठेगी। सिंपल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है सिनेमा हाउस कॉस्टिंग। हो तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको ये बात पता चल गई होगी कि हम जब ट्रक और बस के बाद में जो बाकी सब सिंपल है और कॉमन सा है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। जो सिनेमा हाउस होते हैं, वहाँ पर फिल्म देखने के लिए आप जब जाते हैं तो ओनर चाहता है कि वो पता चला सके कि एक आदमी का एक शो का कितना खर्चा आ रहा है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम देखना चाहते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिनेमा हॉल है जिसका नाम है मूवी वर्ल्ड। वहाँ पर सैलरी मैनेजर गेट कीपर की है और एक्सपेंसेस वगैरह है, प्रीमाइसिस की वैल्यूएशन है, प्रोजेक्टर है, डेप्रिसिएशन। डेली 3 शो है, टोटल कैपेसिटी 125 है, 3 टाइप की है, डीसी, अपर स्टॉल, बालकोनी, अलग अलग 125 सीटें हैं। हमें एक शो के लिए बताना है 20% और टोटल सीट खाली रहती है। वेटेज है 1 to 3 और हमें रेट बताना है। 30% कमाई चाहिए हमें और एंटरटेनमेंट टैक्स है 50%। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि ये पता लगा लेते हैं कि कितने शो चलेंगे, शो के पैसे हमें कितने लोगों से वसूल करने हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो हमें पता चल गया है कि 3 टाइप है, डीसी, अपर स्टॉल, यूएस, बालकोनी। 50 सीट इसकी हैं, 50 सीट इसकी हैं, 25 सीट इसकी हैं। अब इसका वेटेज अगर हम इससे x रुपीज चार्ज करेंगे तो इनसे 2x चार्ज करेंगे और इनसे 3x चार्ज करेंगे। इसका मतलब 50x, 100x, 75x, टोटल 225x चार्जेस मिलेंगे हमें एक बारी में। लेकिन 20% सीट वेकेंट रहती है, तो 80% खाली भरी रहती है। और 3 शो चलते हैं रोज, और साल में 365 दिन चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। तो जो टोटल हमारे पास पैसा आएगा 225, 1,97,100 हमारे पास टोटल मेन शो होंगे। 197,100 एक्स रुपीज हमारे पास आएंगे। अब टोटल एक्सपेंस कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट क्या क्या है हमारी। कॉस्ट तो ये पूरे साल का हमने देखा है। मैनेजर की सैलरी है 8,000 इंटू 12, 96,000। 10 गेट कीपर है 2,000 के हिसाब से, 10 गेट कीपर है तो 2,000 इंटू 12 इंटू 10, 2,40,000। 2 ऑपरेटर हैं 4,000। तो ये हमारी 96,000 कॉस्ट आ रहेगी। 4 क्लर्क हैं और जो क्लर्क हैं
उसका जो है 2500 रुपये पर मंथ है। तो ये हमारा 1,20,000 हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 1 साल के एक्सपेंसेस हैं ये। इलेक्ट्रिसिटी 129,220, कार्बन 92,580, miscellaneous expenses 21,350, advertising 347,100, administrative 1,80,000, hire charges 14,07,000, premises 60 lakh का है, depreciation on premises 60 lakh divide by 15 years, तो ये हमारा 4 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। प्रोजेक्टर और अदर है, उस पर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रोजेक्टर्स 3,20,000। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम चाहें तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में अलग अलग भी कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 96, 2,40,000, 96, 1,20,000, 129, 220, 92,000, 580, 21, 350, 347, 100, 1,80,000, 14,07,000, 4,00,000, 3,20,000। तो टोटल कॉस्ट है 34,49,250। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 30% ऑन ग्रॉस, तो ये नेट है, प्लस प्रॉफिट ग्रॉस मतलब सेलिंग प्राइस पर, तो 34,49,250। तो 30% प्रॉफिट हमें चाहिए सेलिंग प्राइस पे, तो ये 70% है कॉस्ट इसका मतलब, तो इंटू 30/70, तो 14,78,250 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स आ जाएगी हमारे पास 49,27,500। टैक्स है 50% ऑफ नेट प्रोसीड, तो प्लस टैक्स 50%, तो ये हो जाएगा 24,63,750। टोटल प्रोसीड्स 73,91,250 और प्राइस पर मैन शो, एक शो का प्राइस निकालने के लिए 73,91,250 डिवाइड बाय 197,100, $37.5। तो हमने 3 कैटेगरी देखी थी, डीसी का एक्स माना था मीन्स 37.5, अपर स्टॉल का 2x माना था मतलब 75, बालकोनी का 3x माना था मीन्स 112.5। तो ये 3 टाइप के हमारे
जो सीट है उसके चार्जेस हैं हमारे पास। अब अच्छा, वो सॉरी मैंने आपको कह दिया था कि वो लास्ट है। हमारे पास एक और है, लाइब्रेरी की भी कॉस्टिंग है। तो लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करने आप जाते ही हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो उसकी कॉस्टिंग की बात और हो जाती है हमारा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। लाइब्रेरी की बात करते हैं। एक क्लब है, उनके पास लाइब्रेरी है जहाँ पर मेंबर है उनके पास, और ये पॉलिसी है क्लब की कि वो एनुअल सब्सिडी देते हैं 5 रुपये पर मेंबर, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बुक्स मे बी गिवन फ्रॉम द जनरल फंड ऑफ क्लब। तो ये कह रहे हैं कि ये इनकी पॉलिसी है कि ये सब्सिडी देते हैं 5 रुपये पर मेंबर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बुक, ठीक है, जनरल फंड में से। मैनेजमेंट ऑफ द क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5,000 क्लब मेंबर है, लाइब्रेरी मेंबर 1,000 है, लाइब्रेरी फी पर मंथ 100 है, लेट रिटर्न पर 1 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन है, और बुक्स जो लेट आती हैं पर मंथ एवरेज 500 बुक आती हैं। एवरेज बुक जो 500 बुक लेट आती हैं और ऑन एन एवरेज 5 दिन के लेट पर आती हैं। जो पुरानी किताबें हमारे पास 50,000 हैं, नई हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू बुक 300 की एक बुक आएगी, और हर साल हम 1200 बुक खरीदते हैं, और पुरानी बुक को मेंटेन करने का खर्चा 10 रुपये है। एक लाइब्रेरियन है, पर एम्प्लॉय सैलरी पर मंथ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, क्लर्क है। You are required to calculate cost of maintaining the library per year, excluding cost of new books. लाइब्रेरी को मेंटेन करने का क्या खर्चा आता है? तो ए पार्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लाइब्रेरी, ठीक है, बेस पीरियड 1 ईयर, 1 साल का हमारा बेस पीरियड है। तो इसमें हम एक्सपेंसेस जो लिखते हैं, पिछली बार मैंने नहीं लिखे, अब लिख देता हूँ। फिक्स्ड और वेरिएबल में हम चाहें तो लिख लेते हैं, ताकि कोई अगर और कोई बात पूछनी हो तो हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे पास सैलरी, वैसे लगभग सब खर्चे फिक्स्ड ही हैं। सैलरी है 10,000 पर मंथ, और एक है लाइब्रेरियन। तो सैलरी हमारी हो गई 1,20,000 रुपये, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, यह है 3, 7,000 रुपये के हिसाब से 12 महीना 3 आदमी, 2,52,000। और क्लर्क है एक, 4,000, 48,000। ये तो हमारे पास खर्चा हो गया जो स्टाफ का एक्सपेंस है हमारे पास। उसके अलावा हमें बुक को मेंटेन करने का खर्चा है, बुक मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये कितना है? हमें एक बुक को मेंटेन करने में 10 रुपये का खर्चा आता है, 1 साल का 10 रुपये। और पुरानी बुक हमारे पास है 50,000, तो हमारे पास 5 लाख रुपए का एक्सपेंस मेंटेन करने में आ जाएगा।
ठीक है। और हमसे बोला गया है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। न्यू बुक के अलावा हमें जो मेंटेन करने का खर्चा है वो पूछा गया है, तो टोटल कर लेते हैं। 1,20,000, 2,52,000, 48,000, 5 लाख, 9,20,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कॉस्ट इंकर पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। तो पर मेंबर पर मंथ हमारा जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है। एक लाइब्रेरियन, एक हमारे पास जो मेंबर है उसके ऊपर, तो 9,20,000 रुपये का खर्चा है और हमारे पास जो मेंबर है 1,000, तो 920 रुपये का हमारा एक आदमी के ऊपर खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो नई हमारा 1 साल का खर्चा है। कॉस्ट पर मंथ, तो 920 डिवाइड बाय 12, एक महीने का हमारा एक्सपेंस हो जाएगा 76 रुपीज 67 पैसा। तो ये हमारे पास कॉस्ट इंकर पर मेंबर, तो ये हमारा पर मेंबर लाइब्रेरी मेंबर आया। अगर हम कॉस्ट पर क्लब मेंबर देखें कि पर क्लब मेंबर क्या खर्चा आता है, तो 9,20,000 डिवाइड बाय 5,000, एक मेंबर का खर्चा और एक महीने का, तो 9,20,000 डिवाइड बाय 5,000 एंड 12,000। तो ये हमारे पास 15 रुपये 33 पैसे का खर्चा आएगा। अब और हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेट इनकम लाइब्रेरी की। तो हमें एक्सपेंस तो पता चल ही चुका है, हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि हम कितना रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं। तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास 1,000 मेंबर है और एक मेंबर से हम क्या लेते हैं, 100 रुपये, और ऐसा हम हर महीना करते हैं। तो हम लोग 12 महीने 12 लाख रुपए तो ये आ गए हमारे पास, पहली चीज। दूसरी, लेट फीस आएगी हमारे पास। लेट फीस 1 रुपया पर डे, पर मंथ 500 बुक लेट आएंगी, 5 दिन की लेट फीस लगेगी 1 रुपये के हिसाब से, और ये एवरेज 1 मंथ है तो साल की 500 इंटू 5 इंटू 12, तो 30,000 रुपये हमारे पास लेट फीस के आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 12,30,000 रुपये आएंगे टोटल रिवेन्यू। इसमें से टोटल एक्सपेंस 9,20,000 रुपये का अगर हम हटा दें तो हमें नेट इनकम आ जाएगी जो कि है 3,10,000। तो साल में हम 3,10,000 की कमाई करेंगे। फोर्थ, if the club follows a policy that all new books must be purchased out of library revenue, A, what is the maximum number of books that can be purchased per year? तो हम एक साल में कितनी बुक्स परचेज कर सकते हैं अगर हम लाइब्रेरी के रिवेन्यू से ही बुक परचेज करना चाहते हैं। तो
तो नंबर ऑफ न्यू बुक्स 3,10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और एक बुक है 300 रुपये की, तो 3,10,000 डिवाइड बाय 300 तो लगभग 1,033 बुक्स हम नहीं खरीद सकते। हाउ मैनी एक्सेस बुक आर बीइंग परचेज बाय लाइब्रेरी पर ईयर, ये कह रहे हैं कितनी एक्स्ट्रा बुक खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर 1200 खरीदी है, तो एक्स्ट्रा बुक्स परचेज्ड 1200 माइनस 1,033, तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा बुक खरीदी है वो 167 बुक्स एक्स्ट्रा खरीदी। ऑल्सो कमेंट ऑफ द सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द क्लब, तो 167 इन्होंने एक्स्ट्रा खरीदी है। सब्सिडी जो हमने दी है वो कितनी दी है, सब्सिडी के लिए हम बात कर रहे हैं 5 रुपये पर मेंबर, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बुक्स में बी गिवन फ्रॉम द फंड, तो हमारी एनुअल सब्सिडी है 5 रुपये पर मेंबर। तो ये जो सब्सिडी है 5 रुपये के हिसाब से 1000 मेंबर को 5,000 रुपये की हम सब्सिडी दे सकते हैं। तो हमने सोचा है 5 रुपये पर मेंबर हम सब्सिडी दे देंगे, तो 5,000 की सब्सिडी सोची। ये जो सब्सिडी सोची थी ये सोची थी कॉस्ट ऑफ बुक्स, जो नई बुक खरीदेंगे जनरल फंड से। तो हमारी एक्स्ट्रा बुक है, एक्स्ट्रा बुक कॉस्ट 167 और एक बुक 300 रुपये की है, तो लगभग 50,000 रुपये की हम सब्सिडी दे रहे हैं उनको। हमने देनी थी 5,000 और दे रहे हैं 50,000, तो हम एक्स्ट्रा 45,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं जितना सोचा था उससे। तो पर मेंबर हम 45 रुपये पर मेंबर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि सोचा 5 रुपये 5,000 दे रहे हैं 50 रुपये 50,000, तो हमारी 45 रुपये एक्स्ट्रा है, ये हमें कमेंट करना था। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे पता है कि आप थोड़े परेशान हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कराए मैंने। और बाकी हर चैप्टर में भी कभी कभी एंडिंग में आप परेशान हो जाते हैं, सर इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। लेकिन अगर हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो आपको कैसे प्रैक्टिस होगी, आपको कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों एक एक क्वेश्चन अगर आप अपने हाथों से करें और एक एक क्वेश्चन की पूरी वीडियो मेरी देखें, उसे बीच बीच में से स्किप ना करें, तो ये गारंटी है कि आपके 75 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर की वेटेज भी अच्छी खासी है। कई बार बड़ा हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्वेश्चंस में मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो आप लोग इसे चैप्टर को बहुत अच्छे से ज़रूर करें और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, यही कह सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ साथ में ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग क्या करें, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करें, बहुत नाम कमाएं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाएं और खुश रहें। टाटा बाय बाय।